हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आज की क्लास पॉलिटी की क्लास और भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अभी जो क्लास चल रही है यह केवल ब्रिटिश सरकार की जो आई है कंपनी द गवर्नर मर्चेंट ट्रेडिंग इन लंदन इनटू ईस्ट इंडीज जो कंपनी आई है यह केवल अभी मात्र व्यापार करने के लिए आई है, वो भी एलिजाबेथ प्रथम। इसके बारे में कल डीपली से चर्चा की गई। आज हमको ये चर्चा करना है कि आखिर बंगाल में जो युद्ध जबरदस्त हो रहे हैं, क्योंकि देशी रियासतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया चलने जा रही है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, थोड़ी सी बात याद रखिए कि जैसे अगर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ जो कि बंगाल में हुआ, भागीरथी के पूर्वी तरफ। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसमें हुआ क्या, प्लासी के युद्ध में इधर आपको पता है अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और इधर सिराजुद्दौला, ये इनकी जबरदस्त उठापटक होती है, खूब जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस प्लासी के युद्ध में कुल मिलाकर आप यही समझिए हथियार नहीं उठे थे। हथियार जब भी उठेंगे केवल बक्सर के युद्ध में हथियार उठते हैं, यानी इस तरीके से लड़ाई शुरू हो गई थी। अब सवाल उठता है कि यह डेट जो है 23 जून को होता है। क्लियर? पश्चिम बंगाल में प्लासी स्थान पर लड़ाई होती है। फ्रेंड्स उसके बाद इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की जीत हो जाती है। अंग्रेजों की जीत हो गई। अब भैया आप दिमाग लगाओ, अगर अंग्रेजों की जीत हो गई तो खुशियों का जश्न एक दबदबा सा बन गया कि नहीं बन गया? किसी बहाने से हमको बंगाल मिला कि नहीं मिला? क्लियर? हुआ क्या कंडीशन, आप इसके बाद देखिए, जरा सा देखिए, एक जीत तो मिल गई और जीत मिलने के बाद धीरे धीरे कैसे सौंपते हैं, क्या क्या होता है, आप इसको समझिए अच्छे से, बहुत डीपली चलेंगे हम। हुआ क्या, आपको याद होगा कि 1759 में बेदरा का युद्ध भी हुआ। बेदरा का युद्ध, और बेदरा के या बेदरा का युद्ध जो हुआ था, इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज इसमें भी जीत गए। आप बताइए, अगर अंग्रेज जीत गए तो दूसरा जीत हासिल हो गया, खुशियों का जश्न। इसका मतलब कि शासक एकदम राजनीतिक पॉलिटिक्स दबदबा बना चुका है। फिर उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। इसमें भी अंग्रेज जीत गए। क्लियर? लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और डच के साथ हुआ था। अंग्रेज और डच के साथ, जिसमें अंग्रेज जीते थे और ये हारे थे। इसी तरीके से वांडीवास के युद्ध में किसके किसके साथ हुआ था, अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी से हुआ था। फ्रांसीसी हारे थे और अंग्रेज जीत गए थे। तो तीन युद्ध हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों पक्षों में अगर युद्ध हो रहे हैं तो इसका मतलब जो दीवानी से खर्चा मिलता होगा, किसी तरीके से पैसा जो वसूलते होंगे इस युद्ध में, केवल वही निवेश करके खर्चा करते होंगे ना, खूब बढ़िया लगाते होंगे, उसके बाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म कर देते होंगे। तो आगे देखिए फिर क्या मैटर होता है। फिर एक तत्कालिक घटना होती है 22 या 23 अगस्त
1764 बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई। अब इन्हीं के बाद याद रखिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, तो याद रखना ये दोनों स्पेशल है, यानी प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये तो जान लीजिए एक हौसला बुलंद करने के लिए है, क्योंकि ये दूसरों देशों से लड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब ये हौसला बढ़ ही गया। डच भी जीते, डच को भी हराए, स्वयं जीते और फ्रांसीसी को हराए, इनका मनोबल तो इससे ऊपर हो गया। अब सवाल उठता है बक्सर की लड़ाई होती है, तो बक्सर की लड़ाई में मेन पॉइंट आप समझेंगे। मेन पॉइंट क्या है बक्सर की लड़ाई होने के बाद, फिर क्या सीक्वेंस बनता है अंग्रेजों के प्रति या मुगलों के प्रति। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए 22, अब नोट करते जाइएगा, 22 और 23 अगस्त को 1764 ईस्वी चल रही थी और उसी समय बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। जैसा कि हमने पहले बताया था, अंग्रेज और मुगल के बाद पहले, यानी अंग्रेज और मुगल की लड़ाई के पहले एक बार युद्ध पहले भी हुआ था रामायण में, जहां पर ताड़ुका का वध भी हुआ था और विश्वामित्र जो गुरु हैं वो राम और लक्ष्मण को प्राथमिक शिक्षा के रूप में दिए भी थे। तो एक युद्ध पहले भी हो चुका था और एक युद्ध आधुनिक में हुई हुआ, ये भी देखिए, वह प्राचीन और ये आधुनिक। तो फ्रेंड्स ये बक्सर का युद्ध हुआ। अब जरा पॉइंट समझिए, एक मैपिंग के साथ आप देखते चलिएगा। मैप बनाएंगे इंडिया का, बहुत छोटा सा बना रहे हैं क्योंकि फैक्ट काफी हैं और कॉन्सेप्चुअल भी हैं, इसलिए छोटे में मैप से आप समझते चलेंगे। इनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजों का वर्चस्व जब बढ़ता गया, ये बंगाल प्रेसिडेंसी तो मेन प्रेसिडेंसी के रूप में हो गई, ये दिल्ली है और यहां पर आपको पता है अवध प्रांत। उस समय याद रखना जब बक्सर की लड़ाई चल रही थी, क्लियर, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज, यानी एक तरफ अंग्रेज था, नोट करते जाइएगा, बक्सर की लड़ाई में एक तरफ कौन था, मुगल शासक, नोट कर लीजिएगा, बंगाल में शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज की तरफ बेंसी टार्ट था। ठीक, ये अंग्रेज की तरफ से गवर्निंग करने आया था, यानी बंगाल में उस समय ये था बेंसी टार्ट। भैया याद रखना, जबकि अगर बेंसी टार्ट आया हुआ है तो उसका एक ही मकसद है कि हम जो क्लाइव के द्वारा काम किया गया, दीवानी सौंपा गया, उस दीवानी को हम और आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इसके पहले आपको पता है कि दीवानी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये आलम शाह आलम द्वितीय, और उस समय याद रखिएगा बंगाल में मीर जाफर भी था। ये आपको पता है कि मीर जाफर अंग्रेज के पक्ष में रहता था, और आपको यह भी पता है कि मीर जाफर का जो पुत्र था नजमुद्दौला नाम था। क्लियर। और फ्रेंड्स याद रखिए, उस समय मीर कासिम जो है ये केवल बैठा था, मीर कासिम, क्योंकि मुगल एक तरफ होने की साजिश बना रहे थे।
फ्रेंड्स आप नोट करते चलेंगे। यहां अवध प्रांत में शुजाउद्दौला था, नोट करते जाइएगा, शुजाउद्दौला ये शासक के रूप में यहां काम कर रहा था। अब भैया एक ध्यान दीजिए, ये मीर कासिम फटाफट आया और उसके बाद तुरंत किससे कहा, हे शाह आलम, हे मीर जाफर, यहां तुरंत पहुंच गया, अवध भी पहुंच गया। शुजाउद्दौला एक काम करना है, सब जने मिल करके, यानी सब लोग मिल करके जितने मुगल हैं, मतलब जहां जहां मेन सबको कलेक्ट कर लिया। किसने कहा, ये किसने कलेक्ट किया, मीर कासिम ने, मीर कासिम कलेक्ट कर लिए। क्लियर। और जब मीर कासिम सबसे लास्ट में शुजाउद्दौला के पास गया, शुजाउद्दौला से एक ही बात कहा, ए शुजाउद्दौला ऐसा करते हैं, अंग्रेज इधर हम सबके ऊपर दीवानी अधिपत करके टैक्स करारों पर जबरदस्त कर रहे हैं, हम ऐसा करते उनके खिलाफ लड़ाई करते हैं, सब लोग मिल करके। और उस समय बेंसी टार्ड जो है अंग्रेज का गवर्निंग कर रहा था, अंग्रेज की तरफ, वो भी बंगाल में था। और इधर 3 लोग और इधर 1 लोग, मतलब इसकी सेना अलग होगी और इसके 3 शासक के रूप में अलग अलग सेना होंगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्लियर। हुआ क्या कंडीशन, अब ये बेंसी टार्ड युद्ध की तैयारी शुरू कर दिया, हथियार दोनों पक्ष से उठ गए, क्योंकि एकदम आर या पार की लड़ाई थी। जब आर या पार की लड़ाई हो गई तो उस समय याद रखना, एक समय ऐसा आता है, यहां पर बेंसी टार्ड की जो सेना थी, बेंसी टार्ड की सेना किसकी तरफ थी, अंग्रेज की तरफ। भाई अंग्रेज तो था ही, अंग्रेज की तरफ। इनको लताड़ के यानी जबरदस्त लड़ाई किया और उठा पटक मार काट सब कुछ हो गया, इसमें हथियार जबरदस्त चले। क्लियर। अब बताइए भैया, इतनी बात तो समझ में अच्छे से आ गई होगी कि बेंसी टार्ड कौन था और मीर कासिम कैसे कैसे चारों तरफ खुफिया की तरह ये रनिंग करके सबको बता रहा है कि भैया चलो यार सब लोग संयुक्त मिल करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी तरीके से अंग्रेज को हटा दे। क्योंकि इसके पहले राजस्व वसूली शासक के रूप में जो जो शासक हुआ करते थे सब वसूलते थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये सीधे कमान किसके हाथ में आ गई, इंग्लैंड की कमान में आ गई। क्लियर। तो फ्रेंड्स याद रखिए हुआ क्या, क्लाइव यहां बैठा, दूसरा कंडीशन ये क्लाइव यहां बैठा है। अब क्लाइव जब ये लड़ाई हुआ तो क्लाइव को पता चला, और उसके बाद याद रखना यहां की खबर, अंग्रेज वाले खबर दे दिए कि हम एक बार फिर विजयी बन गए, झंडा गड़ गया मेरा, हम जीत चुके, और अगर हम जीत चुके हैं तो हम चाहते हैं एक बार फिर आप गवर्नर बनिए। रॉबर्ट क्लाइव को शासक के रूप में, मेन डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कहा कि ऐसा है क्लाइव, आप डायरेक्टर फिर बनिए, वहां पर बंगाल के वहां के बनिए फिर डायरेक्टर। क्लियर। तो डायरेक्टर इंग्लैंड के बनाने के लिए फिर उसको किसको उत्तेजना दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव को। फिर बाद में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने, नोट करते जाइएगा, नोट करिए, रॉबर्ट क्लाइव, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बंगाल में उस समय अंग्रेज की तरफ से गवर्निंग कौन कर रहा था, तो बेंसी टार्ड था। क्लियर। आगे चलिए, तो इसमें क्या हुआ आप जान गए, अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज जीत गए, और कौन हार गया, मुगल। क्लियर। आप सुनिए, नोट करते जाइएगा, अगस्त का महीना था। अब उधर क्लाइव खिसियाया है, एकदम गुस्सा में है कि बताइए हम सबको निकालने के लिए इतनी जज्बाती, मतलब 3 शासक मिलकर के हम सबको अंग्रेज को भगाने के मूड में आ गए, हमारी फैक्ट्री पहले चल रही है यहां पे, हमको भगाने के मूड में आ गए। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि यहां भी शासक था पहले, उसको क्यों इस तरीके लताड़ रहे हैं। तो ये कंडीशन हुआ 12 अगस्त, नोट करते जाइए, 12 अगस्त 1765, नोट करते जाइएगा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में
इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की पहली संधि हुई। क्लियर? इलाहाबाद की पहली संधि हुई और इस संधि में इधर देखिए, जो ये बंगाल का शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय, इसी संधि में बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन तीनों की दीवानी प्राप्त हो गई, दीवानी मिल गई। अब भैया याद रखिए, शाह आलम द्वितीय तो सरेंडर कर ही देंगे भाई, हार चुके हैं चारों तरफ, सरेंडर तो कर ही देंगे। अब दूसरा शब्द क्या था, ये भी याद रखिएगा। दूसरा जो इलाहाबाद की संधि थी, उसमें सुजाउद्दौला को बुला लिया। ए सुजाउद्दौला, ऐसा करो, हम दूसरी मीटिंग करने जा रहे हैं, आप आ जाओ, आप भी सरेंडर कर दो। यानी अपना शासक इस बंगाल में क्यों नहीं निवेश कर देते, मतलब क्यों नहीं मिला देते, मिला दो ना। हम चाहते हैं कि अवध भी बंगाल में देसी रियासत इसमें शामिल हो जाए। ये किसने बुलाया? क्लाइव बुलाए, क्लाइव मीटिंग किया, प्रथम यहां अधिवेशन भी किया, सॉरी संधि भी की। पहली संधि की क्लाइव की, किसके साथ की? शाह आलम द्वितीय को। और उसी के दौरान बंगाल, उड़ीसा और बिहार दीवानी मिल गई। अब दीवानी मतलब भैया राजस्व वाला। राजस्व मतलब हुआ जो कि पैसा, खजांची, टैक्स उसूलना, टैक्स उसूलने वाला काम। ये क्या हो गया? बंगाल, उड़ीसा और बिहार, यानी तीनों की जगह राजस्व वाला, भू राजस्व वाला मैटर। पैसा केवल कौन वसूल करेगा? ये इसी के साथ दीवानी मिली। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए किस संधि के तहत ये बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों की दीवानी प्राप्त हुई या दीवानी मिली, तो फ्रेंड्स याद रखिए, इलाहाबाद की पहली संधि थी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब जब यह संधि में, आप समझिए कि क्या नाम, इस संधि से मिल गई। अब दूसरी संधि, इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है, वो भी 1765 में होती है। तो 1765 में जो इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, उसमें सुजाउद्दौला को बुलवाया था, क्योंकि अवध का नवाब तो वही था ना, उस समय शासक वही था। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला को बुलाया और उसके बाद कहा क्या कि सुजाउद्दौला ऐसा करो ना, अवध वाली जो देसी मतलब रियासतें हैं, जो जिस पे शासक बन के रह रहे हो तुम, ऐसा करो यह क्षेत्र ये बंगाल वाले में समर्पित कर दो, दे दो। ये दूसरे संधि के तहत हुआ, ये भी याद रखिएगा, इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब इनको भी, सुजाउद्दौला के भी लास्ट में याद रखिए, आपको एक बात याद होगा, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में अगर विभीषण जैसा काम मिर्जाफर ना किया होता, तो शायद सिराजुद्दौला जो है, इसका दूसरा वर्ग होता और ये शासक के रूप में लंबे समय तक कुछ और काम करता, या वह रणनीति कुछ और होती। लेकिन हुआ क्या, ये मिर्जाफर का उसके पक्ष में था, अंग्रेजों के पक्ष में था। और जब अंग्रेजों के पक्ष में होगा भैया, तो आप समझ सकते हैं ना, वो नहीं, क्योंकि कितना दिन चलेगा मिर्जाफर, कितना दिन चलेगा भाई? हर एक की एज होती है शासक बनने के लिए, शासक ना शासन करने की क्षमता होती है, एक एज होती है। तो कहा ऐसा है कि अगर मिर्जाफर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो उनका बेटवा जो है नजमुद्दौला, वो शासक के रूप में काम करेगा। और ये बतिया जो है शाह आलम भी स्वीकार कर लिए। क्लियर? ये बात कहे कि मिर्जाफर का पुत्र कौन था? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला ये क्या करेगा? शासक के रूप में, बंगाल के शासक के रूप में काम करेगा। और ये बात किसने स्वीकार की? शाह आलम द्वितीय, क्योंकि इसका भी कार्यकाल खत्म होने वाला था। क्लियर? ये बात समझ गई?
हुआ क्या, सवाल ये उठता है कि उस समय ये वयस्क था, यंग एज था, ये यंग एज था, इसलिए सबको लगा कि यंग एज है। हम ऐसा करते हैं, इसको ये स्वीकार करने के लिए बात हो गई कि आलम शाह दूती ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद उसी को सौंप दीजिएगा, नजमुद्दौला ही अपना काम कार्यभार देखेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब बंगाल, उड़ीसा और बिहार की कहानी हो गई 1765 में, तो फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। इसी 1765 में आगे नोट करते चलिएगा, क्लाइव बैठ करके इंग्लैंड में हुक्म चला रहा था, अब ऐसा करते हैं, जो भी यहां शासक रहेगा, ये तीनों रियासतें से पैसा लेकर के टैक्स के रूप में लंदन भेजेगा, लेकिन हां सालम दूती एक याद रख के, हम आपको देंगे कितना, 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष के रूप में दे दिया करेंगे। नोट कर लो। तो याद रखिएगा, क्लाइव ने कहा था कि हम एक शासन लागू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द्वैध शासन। अब सवाल उठता है, द्वैध शासन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नोट करते जाइएगा। द्वैध शासन का सिद्धांत, इसका अर्थ होता है प्यारे, नोट करते जाइएगा, चले। इसका अर्थ होता है एक ही सत्ता पर दो शासक की देखरेख, दो शासन, यानी कि दो शासक की शासन प्रणाली, ये भी कह सकते हैं, या दोहरा शासन। कहने का मतलब एक सेंटर में बैठा होगा और एक जहां पर वो क्षेत्र का एरिया का मालिक होगा, दोनों वर्क करेंगे, दोनों देखेंगे। क्लियर है? तो उस समय एग्री क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय से ये बात क्लाइव ने कह दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने कह दिया। और क्या कहा, कब ये बात कही, 1765 में। क्लियर? क्या कहे कि बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन लगाया जाए। अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन कहां लगाया गया, तो कहां बताएंगे, बंगाल में। क्लियर? किसके द्वारा, रॉबर्ट, बोलो ना, क्लाइव के द्वारा। फैक्ट समझ आ रहा है? अब सुनिए, अब सवाल उठता है कि अगर द्वैध शासन सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली सर्वप्रथम लियोनेल कार्डिस ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी हैं, क्लियर? क्या है, ब्रिटिश अधिकारी हैं। और ये लियोनील कार्डिस
इनकी एक पुस्तक, क्या नाम है इनकी एक पुस्तक डायरसी, इनकी एक पुस्तक डायरसी। इसी पुस्तक में द्वैध शासन प्रणाली की बात कही। इसी पुस्तक में द्वैध शासन प्रणाली की बात कही है, यानी दोहरा शासन। किसने कहा था फ्रेंड्स? लियोनेल, नेल है, ला है भैया, नेल कार्डिस ने किया था, और इनकी पुस्तक एक डायरसी है। क्लियर? इसी पुस्तक में द्वैध शासन प्रणाली की बात कही गई। और लियोनेस कार्डिस, नोट करते जाइएगा, लियोनेस कार्डिस कभी ये, याद रखिएगा, एक सम्मेलन जैसा है, उसका नाम है बोलते हैं उसको, नाम क्या है, राउंड टेबल। राउंड टेबल, ये राउंड टेबल के लियोनेस कार्डिस संपादक के रूप में रहे। क्लियर? तो द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू किया? सर्वप्रथम लियोनेल कार्डिस ने किया था। इनकी एक पुस्तक थी डायरसी, और जो कि ये ब्रिटिश अधिकारी हैं। इसी पुस्तक में द्वैध शासन प्रणाली की बात कही गई, दोहरा शासन की बात की गई। क्लियर? एक छोटी पार्टी होगी जो उसी की होगी, वह पार्टी उसी की देख रेख में होगा, लेकिन वह क्या करेगा? नजदीकी में होगा, और एक जो दूर बैठा होगा वो देख रहा होगा। तो ये द्वैध शासन प्रणाली लागू करने का रॉबर्ट क्लाइव का एक ही मकसद था, क्योंकि भैया ये ब्रिटेन से ये बंगाल की स्थिति परिस्थिति को नहीं जानता था कि बंगाल में कैसी परिस्थिति है, कैसे लोग जीते हैं, उनकी स्थिति कैसी है, ये उसको कुछ भी नहीं नॉलेज है। ये कहा कुछ नहीं, आप यहां रहो और यहां देखो, एक क्या करो, शासक के रूप में काम करो, शासक के रूप में काम करो, ये बात कह दिया क्लाइव ने। और कहा क्या? लेकिन जवन तीनों रियासत हैं, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, उनसे टैक्सवा, उनसे पैसवा, उनसे हर्जाना जो भी वसूल पाइएगा, उसका जो है हमें आप दे दीजिएगा, यानी सीधा बंगाल के कब्जे में जाएगा और किसी को मिलेगा नहीं। ये रॉबर्ट क्लाइव ने कह दिया, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन हां, अगर आप हमारे परिप्रेक्ष्य में, या हमारे, आप कह सकते हैं, या हमारे कांटेक्ट में रह करके आप यहां शासक के रूप में काम करते हैं, तो आपको उसका जैसे सैलरी मिलती है वार्षिक रूप में 26 लाख रुपया वार्षिक दे दिया जाएगा। क्लियर? आप बताइए भैया, पूरा टैक्स तो यहां से चला जा रहा है। क्लियर? दीवानी तो मिल ही गई, दीवानी का पैसा सब कुछ ब्रिटेन जा रहा है। अब ये जो यहां पर बैठ के और जो कर्मचारी लोग हैं वो क्या करेंगे, पहले सोचिए। अब भाई सबको जीविका अर्जन चलाना है, और सबको जब जीविका अर्जन चलाना है तो भाई परिवार चलाना होगा। अब सबको पता नहीं वार्षिक रूप में आएगा, पता नहीं एक साल कैसे चलेगा काम, और भी तो नौकर रहेंगे ना। तो सेम कंडीशन उन्होंने क्या किया, जो बीच का मीडिएटर है, जो लोग बीच बीच में काम कर रहे हैं, वो भाई अपना जीविका अर्जन चलाने के लिए उसी में से क्या करेंगे,
लूटपाट इधर उधर करेंगे, उनके टैक्स में से उनसे चोरी करेंगे, उनके टैक्स में से उनसे चोरी करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। ये तो होता था। तो एक समय ऐसा आया, द्वैध शासन लगाने के बाद एक समय ऐसा आया कि कंपनी बहुत घाटे में चली गई। इतना सब कुछ, यानी इतना सब कुछ करने के बावजूद कंपनी एकदम घाटे में चली गई। आप बताइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, चलें। और दूसरी कंडीशन यह है कि आप इसको पता है कि जब भी बक्सर का युद्ध हुआ था और प्लासी, ये दो मेन होते हैं, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो भी साक्षी गवाह लड़ाई किया। क्लियर? और उस समय गवर्निंग मैंने बताया कि बेंसी टार्ड था, लेकिन लड़ाई में हेक्टर मुनरो जबरदस्त लड़ाई किया। क्लियर हो गया? तो ये मैटर समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछा जाएगा द्वैध शासन प्रणाली किन दो विशेष युद्धों के बाद द्वैध शासन प्रणाली लाई गई, तो वह पहला है प्लासी का युद्ध और दूसरा क्या है, बक्सर का युद्ध। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये क्लाई द्वारा लागू किया गया। और आगे चलते हैं, और ये राउंड टेबल याद रखिएगा, हमने आपसे बता दिया लियोनेल डायर्सी महोदय जो हैं, ये इन्हीं के, ये आप कह सकते हैं लियोनेल कार्टिस महोदय जो हैं, ये क्या किए, राउंड टेबल के संपादक के रूप में द्वैध शासन तो लिख ही चुके थे। और द्वैध शासन जब लिख चुके हैं तो फ्रेंड्स आप समझिए कि कोई तो पढ़ेगा और कोई पढ़ेगा तो उसे अप्लाई करेगा, फॉलो भी करेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है अप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स इस प्रकार आप याद रखिए 1765 हो गया, द्वैध शासन लग गया, टैक्स वसूलना शुरू, जबरदस्त, कंपनी घाटे में गई, यहां तक कि ब्रिटेन, याद रखिए ब्रिटेन में, क्लियर, कंडीशन क्या हुआ, ब्रिटेन में ये जो कंपनी बनी थी, यहां से जब घाटे जाने लगी तो यहां की पब्लिक क्या, इनको जब घाटा लगेगा तो ये ब्रिटेन के कर्मचारी क्या करेंगे, भाई इस तरीके से नहीं चल पाएगी कंपनी ना, अगर कंपनी नहीं चल पाएगी तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कंपनी से क्या कहा कि ऐसा है, मुझे 10 लाख, नोट कर दे जाइए, 10 लाख पाउंड, रुपये 10 लाख पाउंड धनराशि लोन दे दीजिए। अब सोचिए क्या जलवा था, इतना बड़ा रिस्क लेने क्या जलवा था। लेकिन मतलब यह था कि उनका बस केवल एक ही मुद्दा था कि इसके पहले हम जो व्यापार करने आए, अब धीरे धीरे हम पूरे भारत पे शासन करेंगे, जबरदस्त ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा कि एक लड़ाई हमने बताया कि वांडीवास का युद्ध हुआ था और बेदरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, द्वैध शासन लगा दिया जबरदस्त। और द्वैध शासन लगाने के बाद तो सवाल सी बात, इतने युद्ध हुए, उसमें जो पैसा इनके पास निवेश के रूप में जमा पूंजी था वो अभी तो युद्ध में खर्च हो गया होगा। अगर युद्ध में खर्च हो गया होगा तो स्वाभाविक सी बात गिर स्थिति वैसी आएगी। और द्वैध शासन लगाएंगे तो इधर लूट घसोट खुद ही हो रहा है, जो बीच के कर्मचारी हैं लूट रहे हैं, अपना लूट कर रख रहे हैं, इधर कितना जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, नहीं जा पाएगा, तो कंपनी तो इशू घाटे में चली जाएगी, स्वाभाविक सी बात। सवाल क्या है आगे देखिए, जब 10 लाख पाउंड इनको मिल गया, पहली कंडीशन। अब बात आती है 1770, नोट करते जाइएगा, 1770 और 1772 के बीच, नोट कर लीजिएगा, 1770 और 1772 के बीच अमेरिका एकदम चरम सीमा पे लड़ाई कर रहा था आपस में, मतलब कि लगा हुआ था कि हम किसी तरीके से अपना जो है
स्वतंत्रता मिल जाए मुझे। और उस समय याद होगा 1770 और 1772 के आसपास अमेरिका स्वतंत्रता लेने की कड़ी में लगा हुआ था। अब सोचो भैया, अगर ये स्वतंत्रता की कड़ी में लगा हुआ तो एट लास्ट कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ना। और उस समय याद रखिएगा, आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था, फ्रांस पाव रोटी खा करके जीविका चला रहा था, लेकिन यहां फ्रांस भी अमेरिका का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब फ्रांस कब्जा किया था अमेरिका के ऊपर, तो ब्रिटेन ने अटैक कर दिया फ्रांस के ऊपर। तो स्वाभाविक सी बात, एक दूसरे का बदला होना चाहिए ना। तो सेम कंडीशन यही बदला हो रहा था, फ्रांस इधर साथ दे रहा है क्योंकि ब्रिटेन से तानातानी हो गई। अब आगे देखिए कंडीशन क्या होने जा रहा है। ये कंडीशन था ब्रिटेन का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत दूर तक था। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार था बहुत दूर तक था, कहने का मतलब अमेरिका तक इनका व्यापार हुआ करता था। लेकिन व्यापार किसका? चैया का, चाय का, टी का। नोट कर लीजिए, टी का व्यापार जबरदस्त। यानी कि भारत से चाय लेकर के ये ब्रिटेन जाते थे और वहां पर अच्छे दाम पर बेचते थे और वहां से सप्लाई होती थी अमेरिका। आप सोचिए, अमेरिका भी सप्लाई हो रही है। क्लियर? तो ब्रिटेन वाले अब बड़े चतुर हैं। आप चालाकी क्या कर रहे हैं जरा देखते जाइए। अमेरिका, सॉरी इधर देखिए, ब्रिटेन अब चालाकी क्या कर रहे हैं? कर रहे ऐसा है, जो भारत से आप चाहिए लेके आ रहे हो ना, उससे विदेश में मत ले जाना, बता दे रहा हूं, और किसी दूसरे देश में मत लेके जाना। आप ऐसा करो, हमारे यहां रूल है, कंपनी में लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए अमित, कंपनी वाले लगा रहे हैं कि आप ऐसा करो कि जो चाहिए लेके भारत से आ रहे हो ना, हमारे यहां रूल है, आप केवल उस चाय को ब्रिटेन में ही बेच सकते हो और कहीं बेच नहीं पाओगे। कितनी चालाकी, क्योंकि उधर घाटे में जा ही रही थी, घाटे में चली ही गई। अब वो सोच रहा है किसी बहाने हम टैक्स वैक्स किसी यही वसूल लें। तो क्या करते थे आप बेचारे, जो यहां से छोटे मोटे जो व्यापार करने वाले व्यक्ति थे, वो चाहिए जैसे लेके भारत से जाते थे, ब्रिटेन में बेचने जाते थे और बेचते थे। जो बड़े बड़े ब्रिटेन के कारोबारी हैं, छोटकैन से ऐसे धीरे से ले लें, अब अच्छा ठीक हमारे यहां दे दीजिए, तो वो कलेक्ट करके क्या करते थे, अच्छे दामों पे अच्छे टैक्स पर ले करके क्या करते थे, बाहर सप्लाई करते थे। आई बात समझे? बात समझ गई? अब सुनिए, ये चाय का मसौदा है। अब देखिए, बात आती है 1776 की, 4 जुलाई का, यानी 4 जुलाई डेट, 4 था डेट और जुलाई का महीना था। 1776 में अमेरिका आजाद हो जाता है। अमेरिका आजाद हो गया। क्लियर? अमेरिका आजाद हो गया। अब कंडीशन क्या हुई देखिए, ब्रिटेन ने क्या रूल लगाया, ध्यान दीजिए। ब्रिटेन ने कहा क्या कि हमारे यहां रूल है, हमारे ब्रिटेन के वासी जो हैं वह पहले सबसे पहले चाय लेके आएंगे, लेकर के वह ब्रिटेन में ही सप्लाई करें, बाहर और किसी कंट्री में लेके नहीं जाएंगे। पहले हमें देंगे, हम उसे खरीद करके उसके बाद बड़े स्टॉक में गोदाम बना लेंगे और उसके बाद जब हमारे पास ढेर सामान हो जाएगा तब उसके बाद क्या करेंगे, सप्लाई बाहर करेंगे। इसका मतलब वहां भी कमाना चाह रहा है, इधर से इधर कमाना चाह रहा है, इधर टैक्स भी लगा चुका। कितना चालाक है ब्रिटेन। अब ये चालाकी चलेगी नहीं। अब जब एक समय ऐसा आया, ब्रिटेन में अच्छे दाम पे और टैक्स लेकर के
ये बेचने चला अमेरिका। अमेरिका तो क्या हुआ, ध्यान दीजिए, अमेरिका अभी आजाद नहीं था, उस समय चरम सीमा पे था, मैटर खूब संगीन चल रहा है, फ्रांस उसका साथ भी दे रहा है। बात सुनाई, हुआ क्या, अमेरिका ने कहा कि ऐसा है, इतने महंगे टैक्स पे पहली बात तो हम तोहार चाय लेबे न करो, हम आपका चाय नहीं लेंगे, आप लेके जाओ यहां से, हमें जरूरत भी नहीं है। पहली बात तो आप इतना महंगा महंगा टैक्स लगा के हमको चाय दे रहे हो, हम चाय लेंगे नहीं लेंगे। तो बताइए चाय क्या होती, खराबी होगी ना, उसी समुद्र में ले जाके फेंक देते थे, भाई खराबी होगा ना। इधर जो कमाना चाहते वो भी, अब बेचारे जो लेके छोट मोट लेके कंपनी वाले लेके आए थे, चाय लेके आए थे, वो भी समुद्र में फेंक दिए, पैसा खरीदे उधर फेंक दिए। बताइए कहां और घाटे में गई कि नहीं गई, घाटे में गई कि नहीं कंपनी की, और बेकार हो गई। और उसी को याद रखिए, वह समय था 1773, जिसे कहते हैं बोस्टन टी पार्टी, नोट कर लीजिएगा, ये पूरे विश्व इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा। उसी समय यह उसका नाम दे दिया गया, जब समुद्र में फेंक दिया गया, टी पार्टी, समुद्र में जो फेंका गया, उसी समय कहा गया, इनकार कर दिया अमेरिका वाले, हमको नहीं चाहिए, तो उसी समय उस दौरान को कह दिया गया बोस्टन टी पार्टी। ये कब हुआ, 1773 में। इतनी बात समझ आ गई, आगे चलिए। अब ये बोस्टन टी पार्टी तो शुरू हो गई, मान लीजिए कहानी शुरू हो गई। अब बात उठती है, इधर देखिए, बोस्टन टी पार्टी जब ये समुद्र में उनके बेचारे के चाय फेंक दी जाती है, पैसे से बेचारे खरीद ले आए, फेंक दिया गया, तब आप सोचिए कंडीशन क्या बनेगी। कंडीशन ये बनेगी, ये जो छोटे छोटे व्यापारियन हैं, ये क्या कहेंगे, बताओ हम यहां से लेके आ रहे थे, किसी तरीके से विक्रेता, हमारा खरीदार कौन था, अमेरिका के साथ दे रहा था, किसी तरीके से हमको पैसा मिल रहा था, आप उस पर भी रोक लगा दीजिए, रोक लगा दिए। आप बताइए हम कहां जाएं। अब जनता किसके ऊपर हावी, ब्रिटिश संसद के ऊपर। ऐसा करिए, अगर आपने अमेरिका के लिए रोक लगाया है, अगर आपने अमेरिका के लिए रोक लगाया है, तो कोई कोई हमको बेचने के लिए ऑप्शन तो बनाइए, आप हमको रास्ता निकालिए, हमको कुछ दीजिए, सही कि नहीं, सही कि नहीं। तो ये कंडीशन हुआ ब्रिटिश संसद के पास। तो ब्रिटिश संसद के पास गए, अमेरिका वाले से बोले, हम हमारा क्रेता जो खरीदार था, हमारे साथ जो लेन देन करता था, हमको उनके रूप में टैक्स के रूप में जो कुछ भी मुनाफा मिलता था, आपने उसको भी रोक दिया, अब मेरा रास्ता कहां है। क्लियर, याद रखना फ्रेंड्स, उसी समय एक नियम बनाया जाता है, याद रखना, भारत के लिए भी, क्योंकि भाई अब संसद, ब्रिटिश संसद क्या करे, कुछ न कुछ, उधर भी घाटा उधर भी घाटा, चारों तरफ घाटा ही घाटा, उधर बोस्टन टी पार्टी हो गई, खत्म ही हो गया सब कुछ। तो याद रखिए, भारत के लिए नियम लगाता है 1773 रेगुलेटिव एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। फ्रेंड्स, कल की धूमधाम से जो कहानी होगी आपकी 1773 रेगुलेटिव एक्ट। क्लियर, आज शायद आपको ये फंडा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोस्टन टी पार्टी क्या है, क्या क्या मैटर था, हेक्टर मुनरो ने क्या कहा, क्लाइयो ने क्या कहा, कितना लड़ाई हुई, कितना झगड़ा हुआ, सब डेट बाय डेट मिल गए। तो फ्रेंड्स, कल हम चलते हैं रेगुलेटिव एक्ट 1773, कल की क्लास आप जरूर देखें। और हां, एक रिक्वेस्ट, आप छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर उस चैनल को देखते हैं, उधर जीएस रिसर्च सेंटर के चैनल को देखते हैं, आप उसे कुछ ना करें, थोड़ा शेयर भी तो कर सकते हैं, शेयर भी कर दिया करिए और कमेंट भी कर दिया करिए, और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी। थैंक यू फ्रेंड्स।